Ampere's law and its contradiction. तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। PRE होगा यहाँ पे। अच्छा, एम्पियर्स लॉ किसी को याद है क्या था, बताओ। phi b dot dl mu naught I n। अगर स्पेस में ऐसे करंट कैरिंग वायर पड़े हैं, I1 करंट है, किसी में I2 करंट है, ऐसे करंट अगर स्पेस में पड़े हुए हैं तो ये सभी करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस कर देंगे स्पेस में? एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या ले लें, बताओ, एक क्लोज पाथ ले लें ऐसे, सपोज एक उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक क्लोज पाथ ले लिया, तो हमने पढ़ा था कि B डॉट DL इस क्लोज पाथ के अक्रॉस अगर क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालें, लाइन इंटीग्रेशन करें, लाइन तो इंटीग्रेशन ये क्या आता था? म्यू म्यू नॉट I नॉट। आई। आई इन का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करते हैं हम लोग। आई इन का क्या मतलब है? आई इन का मतलब है कि जो तुमने क्लोज पाथ लिया है, इस क्लोज पाथ से बाउंडेड एरिया जो होगा, जैसे ये क्लोज पाथ है, तो इस क्लोज पाथ से बाउंडेड एरिया ये है कि नहीं, बताओ। यस सर। इस क्लोज पाथ से बाउंडेड एक ही एरिया हो सकता है, बस यही एक एरिया, और कोई नहीं बन सकता। नो सर, और तो कोई नहीं दिख रहा। बोलो, इस क्लोज पाथ से बाउंडेड एक ही एरिया बनाया जा सकता है ऐसे। और नीचे ये जो प्लेनर सरफेस दिख रहा होगा, यही इस क्लोज पाथ से क्या है, बाउंडेड एरिया है, हैं? फ्रंट एरिया। बोलो। यस सर। मगर बेटा ऐसा नहीं है, कोई अगर क्लोज पाथ है ना, तो उससे बाउंडेड एरिया तुम कई बना सकते हो, जितना मन चाहे उतने बना लो। जैसे सेम क्लोज पाथ है, यही क्लोज पाथ है सेम, मगर मैं एक सरफेस एरिया बना रहा हूं, देखना, इस क्लोज पाथ से बाउंडेड एरिया वो भी है। सपोज मैंने एक सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दिया, हाँ ऐसे सरफेस ड्रॉ कर दिया, बताओ ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, सरफेस एरिया। बताओ इस सरफेस एरिया का बाउंड्री क्या है, बताओ। बाउंड्री सेम वही है कि नहीं, वही क्लोज पाथ है कि नहीं? सेम पॉइंट से। यस सर यस। तो ये रेड कलर वाला जो सरफेस एरिया दिख रहा है, उसका बाउंड्री भी सेम क्लोज पाथ है, और ये जो व्हाइट कलर का प्लेनर सरफेस दिख रहा है, इसका भी बाउंडेड एरिया सेम पाथ है, ठीक है ना? यस सर। B डॉट DL जो होता है, ये किसके इक्वल होता है जानते हो? म्यू नॉट इनटू एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो क्लोज पाथ है उससे बाउंडेड, उस बाउंडेड एरिया से पास होने वाला नेट करंट। अगर व्हाइट कलर वाला सरफेस एरिया देखो, तो बताओ नेट करंट कितना पास हो रहा है इसमें? I1 plus I2। I1 प्लस I2 हो रहा है। और अगर सपोज वो कर्व सरफेस एरिया देखो, रेड कलर वाला, तो I1 उससे भी plus कितना करंट पास कर रहा होगा, बताओ। I1 plus I2। उससे भी I1 प्लस I2 आ रहा है, हैं? तो एम्पियर्स लॉ तो लग रहा है इसमें, बड़े आराम से लग रहा है, वैलिड है, लग रहा है, हैं? कोई भी सरफेस एरिया ले रहे हैं, और कोई भी सरफेस एरिया ले रहे हैं, मगर उसका जो क्लोज पाथ बनेगा उस सरफेस एरिया का, उससे B डॉट DL निकाल रहे हैं, तो सारे सरफेस एरिया से वो वैल्यू क्या दे रहा है? सेम दे रहा है यहाँ पे, हैं? सेम दे रहे हैं। यस सर। हाँ, मगर मैं देखो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसमें देखना ये चीज सेम नहीं आएगी हर सरफेस एरिया से। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले में अभी गलती है, और वही हमको पकड़ना है यहां पे कि इस फॉर्मूले में क्या गलती है।
देखो मैं एक अनदर एग्जांपल देता हूं, इसको ध्यान देना सब लोग। सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, मैंने किसी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया होगा, हो सकता है रजिस्टर भी इसमें कोई हो। एक तरह से ये क्या बन गया, आरसी सर्किट बन गया, ग्रोथ ऑफ करंट वाला, ग्रोथ Yes, ऑफ sir. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला, सॉरी। Yes, sir. तो धीरे धीरे कैपेसिटर में टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी बताओ, चेंज करती जाएगी, बढ़ती हैं? जाएगी। Yes, sir. बोलो। अब मैं क्या करता हूं कि किसी स्टैंड पे, हो सकता है यहां करंट हो आई, हो सकता है इसमें चार्ज उस समय कितना हो Q। अब मैंने क्या किया, एक क्लोज पाथ लिया यहां पे, ये मैंने एक क्लोज पाथ बनाया। अब इस क्लोज पाथ से बाउंडेड सरफेस एरिया एक तो ये दिख रहा होगा, बताओ, प्लेनर वाला है। Yes. Yes, sir. इसको A1 एरिया बोल देता हूं। और इसी क्लोज पाथ से बाउंडेड एक दूसरा एरिया तुमको ऐसे बना सकता हूं, बताओ, ऐसे बना दूं अगर मैं, बताओ, ये कर्व सरफेस दिख रहा है, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये भी तो एक सरफेस है, और इसका भी बाउंड्री क्या है, इस सरफेस का भी सेम क्लोज पाथ है, बोलो तो सेम कैसे है? बताओ, इसका बाउंड्री क्या है, अच्छा, इस सरफेस बाउंड्री, एरिया। यस सर, बाउंड्री सेम है। बाउंड्री तो यही है ना, यही तो बाउंड्री है इसका भी, है। सर, यस सर। Yes, sir. और व्हाइट कलर का जो एरिया है उसका भी बाउंड्री यही है, बोलो। Yes, sir. तो दोनों एरिया, A1 ले लो, चाहे इसको A2 एरिया बोल देता हूं, A1 एरिया और A2 एरिया दोनों का क्लोज पाथ क्या है बताओ, यहां पे सेम है कि नहीं, दोनों का बाउंड्री सेम है कि नहीं, बताओ, Same Same है, Yes, sir. sir. हैं? सेम है सर। अब जैसा कि हमें पता है एम्पियर्स लॉ से, तो मैं पहले A1 एरिया को ध्यान में रखते हुए मैं एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूं इस क्लोज पाथ में। A1 एरिया को ध्यान रखते हुए, A2 वाला एरिया तो अभी दिमाग में रखना ही नहीं है तुम्हें, तुमको दिमाग में क्या रहना चाहिए बताओ, सिर्फ कौन सा एरिया, A1. A1 वाला एरिया और ये वाला क्लोज पाथ ध्यान में रहना चाहिए बस। तो अगर मैं इस क्लोज पाथ में एम्पियर्स लॉ लगाता हूं, तो बताओ B डॉट DL की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लगाऊं तो म्यू नॉट। और बताओ जो व्हाइट कलर वाला A1 एरिया है उससे कोई करंट निकल रहा है, बताओ, उससे कोई करंट पास हो रहा है, तुमको लग रहा है, No, sir. नो सर। No. हैं? No, नहीं sir. तो इसका नहीं लग मतलब रहा sir. आई इन की वैल्यू तो क्या जानी चाहिए इसमें, 0 Zero. जीरो। फ्रॉम एरिया A1 अगर कंसीडर करें तो, बोलो, हैं? Yes, sir. अच्छा, थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग में सिर्फ कर्व वाला एरिया रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, और उसकी बाउंड्री जो है क्लोज पाथ रहना चाहिए दिमाग में, बस। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ क्या चीज है बताओ इस समय, बाउंड्री और A2। हाँ, बाउंड्री तो इसका भी यही है, बाउंड्री तो Yes. इसका भी यही है, बाउंड्री याद रहना चाहिए। Yes, sir. और इस बाउंड्री से ये जो एरिया है ये ध्यान में रहना चाहिए, बोलो, ये कर्व सरफेस एरिया जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, बोलो। हाँ जी सर। Yes, तो sir. बताओ फिर से B डॉट DL मैं निकाल रहा हूं सेम बाउंड्री के लिए, सेम क्लोज पाथ के लिए, मगर अब इस बार मैं म्यू नॉट आई इन क्या लूंगा बताओ, जो सरफेस एरिया है I सर, है. उससे पास होने वाला कोई करंट है इस बार, यस सर। I है. इससे तो करंट ये निकल रहा है, आई निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो पास हो रहा है उस एरिया से, तो ये यस। वैल्यू आई आ जानी चाहिए फ्रॉम एरिया A2। एरिया A2। देखो सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हो, मगर A1 एरिया के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो तो 0 आ रही उसकी वैल्यू, और सेम चीज को जब मैं A2 एरिया के थ्रू कैलकुलेट करता हूं तो उसकी वैल्यू कुछ आ जा रही है।
तो क्या ऐसा होना चाहिए था? नो सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो एम्पियर्स लॉ है हमारे पास, ये कहीं ना कहीं अभी क्या है? गलत है। आया समझ में? कहीं ना कहीं ये एम्पियर्स लॉ अभी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि A1 एरिया को कंसीडर करते हुए मैं B डॉट DL निकाल रहा हूं क्लोज पाथ के लिए, वो वैल्यू 0 आ जा रही है, और A2 एरिया को कंसीडर करते हुए सेम B डॉट DL की वैल्यू सेम क्लोज पाथ के लिए निकाल रहा हूं तो वो वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। दैट मींस सेम चीज निकाल रहे हो, अगर किसी भी तरीके से निकालो तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? सेम आनी चाहिए थी ना, है? यस सर। मगर यहां पे सेम नहीं आ रही है, तो ये गड़बड़ है। ये यहां पे थोड़ा सा क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। आया समझ में? यस सर। तो अगर मैं इस एम्पियर लॉ को थोड़ा सा क्या कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, तब ये क्या हो जाता है? एम्पियर्स लॉ करेक्ट हो जाता है, मैं बता दूं, ठीक है ना? अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। as the value of B dot DL is not same from area A1 and A2. That means it has contradiction for this situation. तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हम एक क्लोज लूप कंसीडर करें फ्री स्पेस में, कोई भी क्लोज पाथ कंसीडर कर लें, ठीक है, और इस क्लोज पाथ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम क्या निकालें, बताओ? लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन निकालें, तो ये वैल्यू जो होगी, ये म्यू नॉट इनटू आई कंडक्शन। कंडक्शन करंट का मतलब होता है वो करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जनरेट हो, जो करंट, जैसे कोई वायर अगर इसके अंदर से पास कर रहा है, तो वायर पास कर रहा है, उसमें करंट I1 है, तो ये I1 करंट फिर क्या बन जाएगा? कंडक्शन करंट है, ठीक है ना? तो म्यू नॉट आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, मतलब कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आएगा? तो हो सकता है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, तो वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट कर देता है जानते हो? टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में वेरी करने लगे तो वो एक करंट प्रोड्यूस कर देता है, और उस करंट को यहां क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना? वेयर डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू जो होता है ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो ये क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है, ठीक है ना? तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में एक बार नोट कर लेते हैं, नोट करो।
the line integration of magnetic field along a closed path in free space is equal to mu naught times the total current का मतलब कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। थ्रेडिंग द क्लोज पाथ, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। बताओ ये नोट हो गया? सर अब तो बोल सकते हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अब यहां से पता चलेगा, क्योंकि देखो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या जनरेट हो रहा है? करंट। तुम्हें पता है करंट से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। बताओ नेक्स्ट लाइन में चलूं? यस सर। अब देखना, जो एम्पियर्स लॉ में पहले बताया था जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, अब उसी एम्पियर्स लॉ को लगाऊंगा और देखना ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। दोनों जो एरिया होंगे, उन दोनों एरिया से अगर मैं B डॉट DL की वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। कैसे आएगी अब इसको देखते हैं, ठीक है ना? एक बार और सेम चीज को करवाता हूं जो मैंने पहले कल किया था। हमने किया था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे होता था हमारे पास, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। हो सकता है इस सर्किट में एक रजिस्टर भी लगा हो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस है। तो जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो किसी स्टैंड पे सपोज इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है बताओ? इस वायर में IC करंट है, इसी को क्या बोलेंगे? कंडक्शन करंट। बोलो, ये जो वायर में करंट होगा वही तो कंडक्शन करंट होगा, है? हो सकता है इस स्टैंड पे इस पे चार्ज कितना हो? Q, तो इधर होगा -Q, है? अब मैं फिर से क्या लेता हूं? स्पेस में कोई एक क्लोज पाथ लेता हूं, तो मैं यही ले लेता हूं भाई, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, जैसा कि पहले किया था हमने, हैं? और इस क्लोज पाथ से बाउंडेड एरिया क्या क्या ले सकता हूं? एक तो एरिया ये वाला ले सकता हूं, हैं? बोलो। यस सर। इसको A1 एरिया बोल देता हूं, और इस A1 एरिया का बाउंड्री जो है वो कौन सा है? वही क्लोज पाथ है, ठीक है ना? इस A1 एरिया का बाउंड्री ये क्लोज पाथ है।
तो मैं पहले तो इस पे लगाता हूं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। बताओ B डॉट DL की वैल्यू अगर मैं इस क्लोज पाथ के लिए निकालूंगा तो ये होना चाहिए म्यू नॉट। बताओ जो व्हाइट कलर का A1 एरिया दिख रहा है, बताओ इसके अंदर से कोई कंडक्शन करंट निकल रहा है इसके अंदर से? नो सर। तो कंडक्शन करंट तो जीरो है। हाँ, हो सकता है यहां से क्या निकल रहा हो, बोलो? डिस्प्लेसमेंट करंट निकल रहा हो इस एरिया से, हो सकता है ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट निकल रहा हो इस पूरे एरिया से। और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना निकलेगा ये देखो, बताता हूं मैं अभी। तो बताओ किसी स्टैंड पे अगर इस प्लेट में चार्ज Q है तो बता सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जहां पे ये तुमने एरिया लिया है? क्यू एप्सिलॉन नॉट है। हैं? तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो जहां A इस प्लेट का एरिया होगा, और ये जो एरिया लिया है इसका भी एरिया A लिया है मैंने, ठीक है ना? हाँ, जितना प्लेट का एरिया है वही एरिया इसका भी है, ये ध्यान रखना बस। सॉरी। तो बताओ इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखूं मैं इस एरिया से? तो मुझे लग रहा है E की वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A into इनटू D. A। बोलो ऐसे लिख दूं फ्लक्स, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो क्योंकि ये चार्जिंग हो रहा है कैपेसिटर का, तो टाइम के साथ Q क्या करेगा बताओ कैपेसिटर में? बढ़ेगा। Vary करें. चेंज करेगा। और Q वेरी करेगा तो बताओ जो एरिया A1 एरिया है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा? Vary करेगा. वेरी करेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा अगर टाइम के साथ, तो उस एरिया से क्या निकलेगा पेनिट्रेट करके? एक डिस्प्लेसमेंट करंट निकलेगा। तो देखो मैं इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डी फाई ई बाई अगर dt निकालूं तो ये आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और DQ by dq बाई dt के इक्वल आ जाएगा। बोलो। Yes. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूं कि इस एरिया से जो A1 एरिया है इसके अंदर से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट निकलेगा, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये होगा। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, बोलो? ये dq बाई dt के इक्वल आ जाएगा। Yes, sir. और ध्यान दो dq बाई dt क्या बता रहा है? कैपेसिटर के प्लेट में किस रेट से चार्ज चेंज कर रहा है। तो जिस रेट से इस वायर से करंट आ रहा होगा, कंडक्शन करंट आ रहा होगा, उसी रेट से तो इसमें चार्ज चेंज करेगा। बताओ। Yes, sir. मतलब ये dq बाई dt देखा जाए तो किसके इक्वल होगा? IC. I के equal. IC के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं कि इस A1 एरिया से पेनिट्रेट करके कितना डिस्प्लेसमेंट करंट निकल रहा है बताओ? तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट की इक्वल आ गई। बताओ फॉर एरिया A1 एरिया के लिए बताओ ये वैल्यू बनेगी? बोलो। Yes, sir. सर हाँ, सर ये कंडक्शन करंट जीरो कैसे है, बस ये बार एक बार वापस बता दो। अरे बताओ कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई वायर है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बीच में जिसकी वजह से करंट डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई No, इलेक्ट्रॉन थोड़ी मूव कर रहा है। Yes. कंडक्शन करंट तो वो करंट है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से जो डेवलप हो। सर जो आपने IC लिखा वो जीरो नहीं होना चाहिए? कौन सा? 0 प्लस IC तो लिखा है। हाँ, तो कंडक्शन करंट जीरो था, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू IC की इक्वल आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जगह IC डाल दिया मैंने क्या निकाला है? इस एरिया से निकलने वाला जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल प्रूफ कर दिया बताओ? IC के इक्वल। IC के इक्वल निकाल दिया मैंने। तो मैंने जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना चाहिए था वहां पे मैंने उसकी वैल्यू डाल दी IC। तो फॉर एरिया A1 के लिए बताओ B डॉट DL फॉर ए क्लोज लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट
इंटू आईसी आ जाए कि नहीं आ जाएगा बताओ, A1 एरिया को कंसीडर करके। यस यस सर। जबकि ये वैल्यू पिछली बार क्या आ रही थी बताओ, जब एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं लगाते थे तो 0 ही आ रही थी। ये वैल्यू 0 ही आ रही है, अब आ रही म्यू नॉट आईसी आ रही है। अब ध्यान देना, एक दूसरा एरिया निकालता हूं जिसका बाउंड्री यही होगा, कल भी लिया था ऐसा ही एक, सब समझो कि सरफेस एरिया एक ये है, ठीक है ना, ये वाला कर्व सरफेस एरिया देखना है। और इस कर्व सरफेस एरिया का बाउंड्री बताओ, तो ये फिर से वही होगा, ये बाउंड्री है इसकी, बोलो। यस यस इस कर्व सरफेस एरिया का बाउंड्री फिर यही है, यही क्लोज पाथ, इसका भी क्लोज पाथ यही है, इस एरिया का भी क्लोज पाथ यही है। तो मैं फिर से इस बाउंड्री, इस क्लोज पाथ के लिए क्या निकालूंगा बताओ, फिर से बी डॉट डीएल निकालता हूं। तो दोबारा मैं बी डॉट डीएल निकालता हूं सेम क्लोज पाथ के लिए, ठीक है, मगर कौन से एरिया को कंसीडर करके निकालूंगा इस बार मैं, A2 एरिया। तो जैसा कि हमें एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लगाएंगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई कंडक्शन। बताओ जो ग्रीन कलर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, उस एरिया से पेनिट्रेट होकर निकलने वाला कोई कंडक्शन करंट है? यस सर आईसी हैं? पेनिट्रेट हो रहा है अंदर वापस अरे छोड़ ये जा वाला रहा करंट तो इस एरिया को पेनिट्रेट करके निकल जा रहा है अंदर, हैं? सर मतलब इस एरिया से, A2 एरिया से निकलने वाला कंडक्शन करंट की वैल्यू क्या है, आईसी प्लस। अब जो A2 एरिया है उससे निकलने वाला क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा ये बताओ, जो कर्व सरफेस दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां कोई भी पॉइंट ले लो, यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे बताओ। यस सर होएगा अरे यार पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में रहता है, यहाँ पे बीच में ही रहता है, ऊपर तो आएगा, पास में और आएगा। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है इसमें बताओ? No, बीच sir. में आएगा सर बीच हैं? तो जो सरफेस एरिया तुम्हें कर्व वाला सरफेस एरिया दिख रहा है ग्रीन कलर का, वहां कहीं भी तुमको बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे? No, sir. हैं? कोई भी पॉइंट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में नहीं है, इनमें से कोई भी पॉइंट है? नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक Zero. फील्ड इन सभी पॉइंट पे जीरो है, हैं? कर्व सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा A2 एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो बताओ फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आएगा? Zero आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट A2 एरिया से क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां जीरो डाल देते हैं फॉर एरिया A2। बताओ अब A1 और A2 एरिया से बताओ क्या B डॉट DL की वैल्यू अब सेम आ रही कि नहीं आ रही बताओ? Yes, sir. हैं? तो अगर मैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्या लगाता हूं, एम्पियर्स लॉ लगाता हूं, तो फिर अब लग रहा है कि नहीं यार, किसी भी सरफेस एरिया से तुम B डॉट DL की वैल्यू निकालो और वैल्यू क्या आ जा रही है बताओ, सेम आ जा रही है। सेम तो अब लग रहा है कि नहीं ये वाला एम्पियर्स लॉ सही है। बताओ क्लियर है कि नहीं सबको? डिस्प्लेसमेंट वाला करंट बताना, जीरो कैसे हुआ? अरे जो ग्रीन कलर का सरफेस दिख रहा है कर्व सरफेस, बताओ यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे? सर सरफेस के ऊपर है अंदर? सरफेस पे, सरफेस के पॉइंट पे फ्लक्स तो सरफेस से निकलेगा ना। यस सर ठीक है सर, आ गए सर। तो ये इक्वेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, अब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ जो हमने लिखा एम्पियर्स लॉ ये वैलिड है, हैं? ये सही रिजल्ट दे रहा है। पहले गड़बड़ आ जा रहा था, एक एरिया से जीरो वैल्यू आ जा रही थी, दूसरे से म्यू नॉट आई वैल्यू आ जा रही थी, हैं? मगर अब दोनों एरिया से वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ को फॉलो करें तो।
बताओ सबको क्लियर है अब? और एक चीज यहां से और प्रूफ हो गई कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उतना ही क्या होता है बताओ। कैपेसिटर जिस वायर से कनेक्टेड है उस वायर में उतना ही क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है। ठीक है ना? तो कंडक्शन करंट और कैपेसिटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। चाहो तो ये नोट कर लो। कंडक्शन करंट एंड displacement current between capacitor plate is same. A parallel plate capacitor consists two circular plates of radius r equal to 0.1 meter separated by distance 0.5 millimeter. Electric field between the plates changes as dE by dt is equal to 5 into 10 की power 13 volt per meter second. Find the displacement current between the plates. तो कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दोनों प्लेट कैसे हैं, सर्कुलर हैं ऐसे हैं। रेडियस भी गिवन है इन प्लेट का, दोनों प्लेट का। अब जितने एरिया के प्लेट हैं उतने ही एरिया का क्या लेता हूं मैं, इसके बीच में क्या लेता हूं, प्लेट के बीच में एक एरिया लेता हूं और मुझे इस एरिया से निकलने वाला क्या चाहिए बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए कि प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है। तो किसी स्टैंड पे बताओ यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, तो बताओ इस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा बताओ, into pi r square. E इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या कर दूं, इसी को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी फाई ई बाई डी टी क्या आ जाएगा, d by dt. डी ई बाई pi r डी टी। square dE by dt.
तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ जाएगा? अब साले नॉट पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी, यही तो आएगा। बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट है। यस सर। अब वैल्यू डाल दो, आ जाएगा आंसर। Yes, sir. अब साले नॉट की वैल्यू होती है 8.85, 10 की पावर क्या होती है -12, -12, yes sir. पाई Yes, की sir. जगह 3.14, रेडियस क्या है बताओ 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का स्क्वायर। और डीई बाई डी टी क्या गिवन है? 5 इंटू 5 into 10 10 की की power पावर 30। सॉल्व करो, देखो आ गया। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा? ए पैरेलल प्लेट capacitor has circular plates of radius 15 centimeter separated at a distance 5 millimeter rate of change of potential between the plates is dV by dt is equal to 1.87 into 10 की पावर 9 volt per second. Find the displacement current between the plates. Find the displacement current between the plates. कैपेसिटर के प्लेट हैं ये, एक इतने ही एरिया का एक इनके बीच में ले लेते हैं एक एरिया दोनों प्लेट के बीच में, और यह इस एरिया से निकलने वाला क्या चाहिए हमें? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो किसी स्टैंड पे अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है सपोज V, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है सपोज L, तो बता सकते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? V by V L. by V by R. V by L है। अब इस एरिया से फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बोलो? V by L into pi r square. तो पाई आर स्क्वायर इंटू वी बाई एल, यही तो होगा। बताओ अब ये फ्लक्स में चेंजेस क्यों आएगा बताओ? Voltage change, क्योंकि potential वोल्टेज चेंज कर रहा है? तो डिफरेंशिएट कर दो इसी को, बताओ डी फाई ई बाई डी टी अगर निकालूं तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई एल, और डीवी बाई डी टी आ जाएगा। बोलो तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ बताओ? इस एरिया से निकलने वाला, इस एरिया से निकलने वाला डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? तो अब साले नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल डीवी बाई डी टी होना चाहिए। सारी वैल्यूज पता है, पुट कर देते हैं फिर से। 8.85, 10 की पावर -12, पाई 3.14, आर की जगह क्या डालूं बताओ? 15 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर है। डीवी बाई डी टी की जगह क्या डालूं? 1.87, 10 की पावर 9
और L की जगह क्या है बताओ 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू माइनस 10 की पावर -3। बोलो आया कि नहीं समझ में? बोलो आ गया सर। सॉल्व करो, देखो क्या आ गया आंसर। 1.16 आ रहा है। हाँ जो भी आ जाए। रीजन है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है बताओ? यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में। वहां भी एक सिलेंड्रिकल रीजन होता था, मगर वहां क्या एग्जिस्ट करता था बताओ? मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता था, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता था बताओ? वेरिएबल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकाला था हमने बताओ? बाहर अंदर और सरफेस पे। इस सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर और सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर निकाला था। यस सर। यस अब उसका उल्टा है, यहां पे सिलेंड्रिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो बताओ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा स्पेस में? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां निकालनी होगी, इनसाइड और आउटसाइड। बोलो। तो जैसे मैं इस सिलेंड्रिकल रीजन का रेडियस ले लेता हूं कैपिटल R, और सपोज मुझे एक्सिस से x डिस्टेंस दूर पहले आउटसाइड निकालता हूं। यहां क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, आउटसाइड। तो बताओ क्लोज पाथ पहले बनाऊं, तो क्लोज पाथ ऐसे सर्कुलर टाइप का ले लेना चाहिए, बताओ। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कितने बार कर चुके हैं ऐसा, हैं? बोलो। सपोज करो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B, सब कुछ सिमिलर है, मगर अब मैं कौन सा फॉर्म लगाऊंगा? यहां पे एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा, मगर कौन सा फॉर्म लगाऊंगा? मॉडिफाइड। हाँ, मॉडिफाइड फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है ना। तो B डॉट dl हमें पता है किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ B डॉट dl की वैल्यू क्या लिखूं? मुझे तो लग रहा है अब इतनी बार कर चुके हैं, अब B इंटू 2πx। बोलो। यस और म्यू नॉट। अब बताओ ये जो व्हाइट कलर का सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल से बाउंडेड जो एरिया है, इस एरिया से कोई कंडक्शन करंट निकल रहा है? यस। हैं? अरे कोई वायर रखा हो और उस वायर से कोई इलेक्ट्रॉन वाला करंट जा रहा है, हैं? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ये क्रॉस जो दिख रहा है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है, नहीं निकल रहा। डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हैं? तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है। कंडक्शन करंट होता तो यहाँ वायर रखा होता है ना कहीं यहाँ बीच में, हैं? यस सर, यस। वायर तो है ही यस नहीं सर। कोई, तो कंडक्शन करंट तो जीरो हो गया इसमें। हाँ, मगर ये जो व्हाइट कलर का सर्किल दिख रहा है, इसके अंदर से क्या कोई डिस्प्लेसमेंट करंट पास कर रहा होगा? यस सर। यस, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। पहले बताओ, चाहे इस एरिया से कोई डिस्प्लेसमेंट करंट होगा? यहां से नहीं होगा सर। हाँ सर। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इस एरिया से तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा इस एरिया में होगा। बोलो। यस। तो बताओ इस एरिया से किसी स्टैंड पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बताओ इस एरिया से उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? बोलो।
E into A. E into pi r square. पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, इतना होगा फ्लक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई ई pi r square d by बाई डी टी करो, तो पाई आर स्क्वायर डी कैपिटल ई बाई डी टी, बोलो हैं। yes Yes. और अब साले नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। yes Yes. अब साले नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी कैपिटल ई बाई डी टी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बताओ अब यहां पे रख दो वैल्यू, म्यू नॉट अपसाइले नॉट पाई आर स्क्वायर डी ई बाई डी टी। तो यहां से बताओ बी की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या आएगी। तो बी आउटसाइड अगर निकालेंगे, सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो म्यू नॉट अपसाइले नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2x और डी ई बाई डी टी के इक्वल आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes. yes ये फॉर्मूला समझ में आया सबको। यहाँ पे x ग्रेटर देन कैपिटल आर होना चाहिए, बस आउटसाइड के लिए है ये। yes तो सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर अगर देखो तो b क्या आ रहा है बताओ, b प्रोपोर्शनल टू 1/x आ रहा है देखा जाए तो, हैं। Yes. yes Yes. सिलेंड्रिकल रीजन है, रेडियस है कैपिटल आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोज इसके एक्सिस से x डिस्टेंस दूर मुझे यहां पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे। तो वही काम करूंगा, फिर से एक मैं क्लोज पाथ बना लेता हूं और इस क्लोज पाथ में क्या लगा दूंगा बताओ, एक्सटेंडेड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Ampere's law. एम्पियर्स लॉ। तो B डॉट डी एल इक्वल टू अप्लाई कर दूंगा इसमें म्यू नॉट I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है सपोज B, तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो क्या आएगा, B इंटू 2πx आ जाएगा। म्यू नॉट I कंडक्शन है, बताओ जो व्हाइट कलर का सर्किल है, उस सर्किल से बाउंडेड जो एरिया है, उस एरिया के अंदर से कोई कंडक्शन करंट निकल रहा है। No, sir. No. No, तो sir. कंडक्शन करंट तो जीरो हो गया, तो बचेगा कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। Displacement. हाँ, तो इस एरिया से अब क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, इस एरिया से। तो किसी स्टैंड पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बताओ उस स्टैंड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखूं इससे, Into pi x square. into pi x square एक्स स्क्वायर इंटू ई है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डी फाई ई बाई डी टी कर दो, तो पाई एक्स स्क्वायर और डी ई बाई डी टी आ जाएगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ जाएगा इसके अंदर से, अब साले नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ ये आ जाएगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, Yes. अब साले नॉट पाई एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी। तो यहां से B निकालो, B इनसाइड कितना आ जाएगा बताओ, सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपसाले नॉट x बाई 2 और डी बाई डी टी आएगा, बताओ। तो ये इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, x लेस देन यहां पे कैपिटल R है, तभी इनसाइड है, ठीक है ना। और इनसाइड पॉइंट पे देखा जाए तो B प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है बताओ, x दिख रहा है। मैक्सवेल्स इक्वेशन,
मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन बताए जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहला इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करूं फॉर ए क्लोज सरफेस, मतलब किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्या निकाला जाए, फ्लक्स निकाला जाए, तो ये किसके इक्वल होगा बताओ? Q in by epsilon. बिल्कुल, तो Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन है। देखा जाए तो मैक्सवेल का पहला इक्वेशन एक तरह से क्या है बताओ? गॉस लॉ है, हैं? अब जैसे तुमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया, फ्लक्स निकाला क्लोज सरफेस से, तो हम ऐसे ही अब किसका क्या कर सकते हैं बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकाल सकते हैं क्लोज सरफेस से। ये भी बता रखा है तुम्हें, बताओ इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। 0 हाँ, ये वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तुम्हें बताया है मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ठीक है ना? ये वैल्यू 0 आएगी हमेशा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रेशन करें E डॉट dl फॉर ए क्लोज पाथ, तो बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आती है? माइनस d5 बाई dt। माइनस d5 बाई dt। d5 बाई d5b बाई dt आती है, बिल्कुल Yes. ठीक है ना? ये आती है। कहां पे पढ़ा हमने इसको बताओ? EMI में। EMI में। फैराडेज लॉ बोल सकते हो इसको तुम, ठीक है ना? बोलो। Yes. और चौथा अभी हमने पढ़ा कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कर रहे थे, अब किसका करते हैं बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का line integration. लाइन Ampere's law में। इंटीग्रेशन करते हैं एक क्लोज पाथ के अक्रॉस, तो ये किसके इक्वल आएगा? म्यू नॉट इनटू IC प्लस IT। आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही लिख देता हूं मैं, d5e बाई dt। बोलो इसके इक्वल होगा, Yes, sir. जिसको हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ एम्पियर्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना? एंड एक्सेलरेटिंग charge produces electromagnetic wave। क्लियर है सबको? Yes, sir. दूसरा तरीका क्या हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने का? हमने एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट पढ़ा था इसके पहले, ठीक है ना? Yes, sir. एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में क्या होता है? चार्ज ऑसिलेट करता है टाइम के साथ कैपेसिटर में, और जब चार्ज ऑसिलेट करता है टाइम के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में। बोलो, Yes, sir. ऑसिलेटिंग Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो स्पेस में क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब स्पेस में क्या जनरेट हो जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना? आया समझ में? तो एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट जो होती है हमने पढ़ी है, उसमें क्या जनरेट हो जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इमिट करता है इसीलिए हमेशा। तो
LC oscillating circuit emits इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम LC ऑसिलेटिंग सर्किट से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा एक तरीका तुम्हें पता होगा मेरे ख्याल से बोर्स मॉडल में, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है किसी ऑर्बिट में, तब तो वो रेडिएशन नहीं निकालता है, मगर वो एक ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में क्या कर जाए, ट्रांजिशन कर जाए, हैं? तो वो क्या करता है बताओ, रेडिएशंस इमिट करता है। और रेडिएशन का मतलब क्या है, वो क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो एन इलेक्ट्रॉन orbiting around nucleus when makes transition from one orbit to another orbit produces electromagnetic wave। बताओ समझ में आ गया सबको ये? यस नेक्स्ट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम है और किसी टारगेट मेटल से टकरा जाता है, तो ये रेडिएशन जनरेट करता है, इनको एक्सरे बोलते हैं। एक्सरे भी तो क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट मेटल से टकरा जाए तो क्या प्रोड्यूस कर देता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर देता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम strikes a target metal, produces electromagnetic wave। एक्सरे भी बोलते हैं, एक्सरे जनरेट करता है एक्चुअली, आगे पढ़ेंगे भी हम इसको और डिटेल में, एक्सरे पढ़ेंगे। नोट हो गया सबका? यस और Yes, लास्ट sir. एक और होता है रेडियो एक्टिविटी में सुना होगा क्या निकलती हैं, गामा रेज निकलती है, निकलती हैं रेडियो। Alpha, Yes, beta, sir. तो गामा रेज क्या है बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो हैं, Yes, sir. हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, gamma rays is produced during de-excitation of nucleus
इन रेडियो एक्टिविटी, इतना लिख लो। तो ये अलग अलग तरीके बताए जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सोर्सेस बताया मैंने, किस किस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है।